Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope all of you will be fine. After giving the brief summary of chapter number 7, My Financial Career, today we will discuss the chapter line to line. So be attentive and listen carefully. Let's start the chapter. When I go into a bank, I get rattled. The clerks rattle me, the wickets rattle me, the sight of the money rattles me, everything rattles me. The moment I cross the threshold of a bank and attempt to transact business there, I become an irresponsible idiot. जब मैं किसी बैंक में जाता हूँ तो बदहवास हो जाता हूँ. क्लर्क मुझे बदहवास करते हैं, छोटी खिड़कियाँ मुझे बदहवास करती हैं, पैसों का नज़ारा मुझे बदहवास करता है, हर चीज़ मुझे बदहवास करती है. जिस लम्हे किसी बैंक की दहलीज़ पार करता हूँ और वहाँ मामलात अंजाम देने की कोशिश करता हूँ तो मैं वहाँ पे एक गैर ज़िम्मेदार किस्म का अहमक आदमी बन जाता हूँ. यानी बैंक में जाते ही जो है ये परेशान हो जाता है, एकदम से बदहवास हो जाता है. ठीक है. अब रैटल्ड का मतलब होता है बच्चों कंफ्यूज होना, बदहवास हो जाना. विकेट्स कहते हैं जी स्मॉल विंडोज़, छोटी खिड़कियाँ. अब कभी आप बैंक में गए होंगे तो आपने देखा होगा अलग अलग से कैबिनेट्स बने हुए होते हैं. ठीक है. पोर्शंस होते हैं अलग अलग बैंक के. मोमेंट कहते हैं जी लम्हा. थ्रेशोल्ड कहते हैं बच्चों डोरवे या दहलीज़ जिसे हम कहते हैं. ठीक है. ट्रांजैक्ट कहते हैं परफॉर्म, अंजाम देना. इररिस्पॉन्सिबल कहते हैं लापरवाह, गैर ज़िम्मेदार. ठीक है. I knew this beforehand, but my salary had been raised to $50 a month and I felt that the bank was the only place for it. So I shambled in and looked timidly round at the clerks. I have an idea that a person about to open an account must consult the manager. मैं ये बात पहले से ही जानता था, लेकिन अचानक मेरी तनख्वाह जो है वो $50 माहाना तक बढ़ा दी गई और मैंने महसूस किया कि इसको सेव करने की वाहिद जगह बैंक ही है. लिहाजा मैं लड़खड़ाते हुए बैंक के अंदर गया और मैंने सहमे हुए अंदाज में इर्द गिर्द के क्लर्कों पर नज़र डाली. मेरा ख्याल था कि जिस शख्स को अकाउंट खोलना हो उसका मैनेजर से मशवरा लेना बहुत ज़रूरी होता है. बिफोर हैंड कहते हैं बच्चों इन एडवांस, पहले से ही. शैम्बल्ड कहते हैं मूव्ड इन अ शफिंग मैनर, लड़खड़ा के चलना. टिमिडली कहते हैं इन फियर, खौफ में. I went up to a wicket marked accountant. The accountant was a tall, cool devil. The very sight of him rattled me. My voice was sepulchral. Can I see the manager? I said and added solemnly, alone. I don't know why I said alone. Certainly, said the accountant and fetched him. मैं एक खिड़की पर गया जहाँ अकाउंटेंट की तख्ती लगी हुई थी. अकाउंटेंट एक लंबा और ठंडे मिजाज का शैतान था. उसकी महज शक्ल ने ही मुझे बदहवास कर दिया और मेरी आवाज़ रूंध गई. क्या मैं मैनेजर से मिल सकता हूँ, मैंने कहा और संजीदगी से इजाफ़ा किया, अकेले में. अब मैं नहीं जानता मैंने अकेले में क्यों कहा. यकीनन अकाउंटेंट ने कहा और उसे बुला लाया. साइट कहते हैं बच्चों नज़ारा. स्पल्चरल कहते हैं जी वेरी सैड, बड़ा अफसरदा करने वाला. सोलमली संजीदगी से. फेच्ड कहते हैं ले आया, बुला लाया. ठीक है. द मैनेजर वॉज अ ग्रेव काम मैन. आई हेल्ड माई $56 क्लच्ड इन अ क्रम्पल्ड बॉल इन माई पॉकेट. अब मैनेजर जो अंदर आया वो बड़ा ही पुरसकून और संजीदा आदमी था. मैंने अपनी जेब में अपने $56 जो थे वो तुड़े मुड़े गेंद की शक्ल में भींच कर पकड़े हुए थे. ठीक है. क्यों इस तरह से किया हुआ था बच्चों राइटर ने आपके, कि वो घबराया हुआ था, परेशान हुआ हुआ था. उसे नहीं पता उसने पैसे का किस तरह से जनाज ने कचूमर निकाला था. ग्रेव कहते हैं बच्चों संजीदा. काम कहते हैं खामोश. क्लच्ड कहते हैं भींच का पकड़ना. और क्रम्पल्ड कहते हैं तुड़ी मुड़ी, यानी फोल्ड करके, बेतहाशा फोल्ड कर करके उसकी शक्ल बिगाड़ी हुई. ठीक है. आर यू द मैनेजर? आई सेड. गॉड नोज आई डिडंट डाउट इट. यस, ही सेड. कैन आई सी यू? आई आस्क्ड. अलोन. I didn't want to say alone again, but without it the thing seemed self-evident. क्या आप मैनेजर हैं? मैंने कहा. खुदा जानता है कि मुझे इसमें कोई शक नहीं था. हाँ, उसने कहा. क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ? मैंने पूछा. अकेले में. मैंने दोबारा अकेले में नहीं कहना चाहता था, लेकिन इसके बगैर बात अपनी खुद वजाहत करती हुई लगती थी.
मैनेजर ने थोड़े से खौफ से मेरी तरफ देखा, ठीक है जी। द मैनेजर लुक्ड एट मी इन सम अलार्म, ही फेल्ट दैट आई हैड एन ऑफुल सीक्रेट टू रिवील, ठीक है। मैनेजर ने खौफ से मेरी तरफ देखा, उसने समझा शायद मेरे पास कोई बड़ा नाखुशगवार किस्म का कोई राज है जिसे मैं खोलने के लिए, बयान करने के लिए, अफशा करने के लिए वहाँ पे आया हूँ, ठीक है जी। सेल्फ एविडेंट कहते हैं बच्चों साफ ज़ाहिर, अलार्म कहते हैं खौफ, ऑफुल कहते हैं बहुत नाखुशगवार, खौफनाक, रिवील कहते हैं बच्चों इंकशाफ करना। Come in here, he said, and led the way to a private room. He turned the key in the lock. We are safe from interruption here, he said. Sit down. We both sat down and looked at each other. I found no voice to speak. You are one of Pinkerton's men, I presume, he said. He had gathered from my mysterious manner that I was a detective. I knew what he was thinking, and it made me worse. No, not from Pinkerton's, I said, seeming to imply that I came from a rival agency. अच्छा जी, हम दोनों बैठ गए, सॉरी, यहाँ कम इन हेयर, यहाँ अंदर आइए, उसने कहा। प्राइवेट कमरे की तरफ की जानिब ले गया, उसने ताले में चाबी घुमाई। हम यहाँ किसी भी मदाखला से महफूज हैं, उसने कहा, तशरीफ़ रखिए। हम दोनों बैठ गए और एक दूसरे को देखने लगे। मेरी आवाज़ जवाब दे चुकी थी। मेरा ख्याल है कि आप पिंकर्टन के आदमी हैं। पिंकर्टन बच्चों खुफिया इदारे जो होते हैं, सीक्रेट एजेंसीज़ होती हैं, ठीक है। उसने कहा। मेरे पुरस्कार अंदाज से वो समझ बैठा था कि मैं एक सुराग रसा हूँ, और मैं समझ गया था कि वो क्या सोच रहा है, और इसने मेरी हालत और ख़राब कर दी। कहता है नहीं, पिंकर्टन से नहीं। मैंने कहा, जिससे ये मफहूम निकलता था कि मैं उस पिंकर्टन से तो नहीं, लेकिन उसकी हरीफ एजेंसी से आया हूँ, यानी जो उसकी राइवल है, उसकी जो अपोजिट जो है वो एजेंसी, वहाँ से आया हूँ। अब पिंकर्टन जो है बच्चों, ये 1819 से लेके 1884 में स्कॉटिश बॉर्न अमेरिकन स्पाई था, जासूस, हु सेट अप द पिंकर्टन नेशनल डिफेंस एजेंसी, जिसने अपने नाम पर ये नेशनल डिफेंस एजेंसी जो है वो कायम की थी। हिज सीक्रेट एजेंसी वर्क टू प्रोटेक्ट द प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन फ्रॉम असैसिनेशन एंड टू कीप सोशल पीस, ठीक है जी। उसके अपने मकासद थे इस एजेंसी के थ्रू जो वो पूरा करता था। इंटरप्शन कहते हैं बच्चों डिस्टर्बेंस, मदाखलत। प्रिज्यूम कहते हैं ख्याल होना। मिस्टीरियस कहते हैं पुरस्कार। डिटेक्टिव कहते हैं खोजी। एम्प्लाई करना कहते हैं बच्चों इशारा देना। राइवल कहते हैं हरीफ, ठीक है, मुखालिफ। अच्छा जी, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। टू टेल द ट्रूथ आई वेंट ऑन एज इफ आई हैड बीन प्रॉम्प्टेड टू लाई अबाउट इट। I am not a detective at all. I have come to open an account. I intend to keep all my money in this bank. The manager looked relieved but still serious. He concluded now that I was the son of Baron Rothschild or a young Gould. A large account, I suppose, he said. Fairly large, I whispered. I propose to deposit $56 now and $56 a month and $50 a month regularly. सच्ची बात ये, मैंने अपनी बात जारी रखी, गोया कि मुझे झूठ बोलने पर उकसाया जा रहा था। मैं हरगिज़ सुराग़सान नहीं हूँ, मैं यहाँ पे अकाउंट खोलने आया हूँ। मैं अपनी सारी दौलत इस बैंक में रखना चाहता हूँ। अब मैनेजर ने भी थोड़ा सुकून का सांस लिया, लेकिन अभी तक संजीदा था। अब वो समझ रहा था कि मैं शायद किसी बहुत ही अमीर आदमी जो है वो बैरन रोथस्चाइल्ड का बेटा हूँ, या मैं किसी गोल्ड ख़ानदान से मेरा ताल्लुक़ है, ठीक है, अमीर और कबीर ख़ानदान था। मेरे ख़्याल में आपका बहुत बड़ा अकाउंट होगा, काफ़ी बड़ा। मैंने सरगोशी की। मैं $56 अब और $50 हर माह बाकायदगी से जमा कराने का इरादा रखता हूँ, ठीक है जी। अब प्रॉम्प्टेड कहते हैं बच्चों उकसाया गया था। रिलीव्ड कहते हैं फ़िक्र से आज़ाद होना। विस्पर्ड कहते हैं सरगोशी की, ठीक है। आज के लिए बच्चों इतनी ट्रांसलेशन आपकी काफ़ी है। इसको अपने बुक्स खोल के लाइन टू लाइन साथ पढ़िएगा, समझिएगा इसे, ठीक है, ताकि आपको चैप्टर को समझने में आसानी हो। बाद में जो हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तो वो भी आप फिर आसानी के साथ जो है वो हल कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, अब हम आपके इडियम्स जो है वो डिस्कस कर लेते हैं जो आपने आज करने हैं। इडियम्स आपके बच्चों आज हैं 96 to 100, ठीक है जी। आज मेरे इडियम्स अच्छी तरह तैयार कीजिए, आज आपकी सेंचुरी पूरी हो जाएगी इडियम्स की। अब पता नहीं आपको कितने आते हैं नहीं आते हैं, तो अल्लाह जानता है। 96 है बच्चों कैच एट अ स्ट्रॉ, मामूली सहारा तलाश करना। 97 है बच्चों कैच रेड हैंडेड, रंगे हाथों पकड़ना। 98 चीक बाय जाउल,
चीक बाय जाउल कहते हैं साथ साथ, यानी कोई बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप हो या बहुत ज़्यादा मिलना जुलना हो तो हर वक्त साथ साथ रहना, ठीक है, दैट इज़ चीक बाय जाउल। चाइल्ड्स प्ले, नेक्स्ट है आपका चाइल्ड्स प्ले। बहुत ही आसान काम समझना, बच्चों का खेल समझना। जैसे हम में से बहुत सारे जो हैं वो पढ़ाई को चाइल्ड्स प्ले समझते हैं, जबकि दर हकीकत है नहीं चाइल्ड्स प्ले। और 100 जो आपका ईडियम है बच्चों वो है क्लोज फिस्टेड मैन। क्लोज फिस्टेड मैन, अब आप लफ्ज़ी मतलब भी देख लें। फिस्ट कहते हैं आपकी जो मुट्ठी है, आपका हाथ में जो आप बंद करते हो अपनी। क्लोज कहते हैं बंद रखने वाला। तो ऐसा आदमी जो बहुत ज़्यादा कंजूस हो तो उसको आप क्लोज फिस्टेड मैन कहेंगे, ठीक है बच्चों। ये आपके, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, गौर से सुनिएगा। और ये आपने साथ के साथ याद करके लिखने हैं अपने अपने जो आपने रजिस्टर स्पेसिफिक इंग्लिश के लिए जैसे आपने अपनी पिछले क्लास में बनाए थे वैसे ही इंशाल्लाह आई होप कि आपने बना लिए होंगे। 96 कैच एट अ स्ट्रॉ, मामूली सहारा तलाश करना। 97 कैच रेड हैंडेड, रंगे हाथों पकड़ना। 98 चीक बाय जाउल, साथ साथ। 99 चाइल्ड्स प्ले, बहुत आसान काम, बच्चों का खेल। 100 क्लोज फिस्टेड मैन, कंजूस आदमी। अच्छा, अब बच्चों एक चीज़ और मैं आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रही हूँ। आपका जो मैंने तफसील के साथ आपको ऑब्जेक्टिव पेपर बताया था, उसकी डिवीजन ऑफ मार्क्स भी मैंने आपको बताई थी। उसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 में डी पार्ट था आपका फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रपोजिशंस, ठीक है। 5 नंबर का आपका सवाल आएगा, तो ये भी आप बहुत ध्यान से इसकी तैयारी शुरू कीजिए। हम कोई एक नंबर भी अपने ऑब्जेक्टिव में से मिस नहीं करना चाहते, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ी सी प्रपोजिशन की ज़रा डेफिनेशन ही बता देती हूँ आपको, ताकि आपको पता चले कि प्रपोजिशंस होती क्या हैं। इसको उर्दू में बच्चों हम हरफ रब्त कहते हैं या हरफ जार कहते हैं, ठीक है। A preposition is a word which shows the connection of a noun or pronoun with another words. अब preposition जो है वो एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो ताल्लुक़ ज़ाहिर करता है एक नाउन या प्रोनाउन का किसी दूसरे लफ्ज़ के साथ। एंड डू यू नो व्हाट इज़ नाउन? नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। जैसे कि आप में से कोई होंगी अस्मा, कोई एनीवन एल्स। और प्रोनाउन जिसको हम ही शी जिसके लिए हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ प्रोनाउन। तो नाउन के साथ या प्रोनाउन के साथ किसी दूसरे लफ्ज़ का क्या ताल्लुक़ है। जैसे मैं कहूँगी जी अस्मा फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, अस्मा इज़ अ नाउन, और मैं दूसरा लफ्ज़ लेती हूँ क्लास, ठीक है। तो अब इन दो लफ्ज़ों का आपस में बज़ाहिर कोई ताल्लुक़ नहीं है। अस्मा और क्लास दो अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन जब मैं कहूँगी अस्मा इज़ प्रेजेंट इन द क्लास, ठीक है, तो उससे वो क्या शो करेगा, इन ने जो है वो ताल्लुक़ बना दिया, हरफ रब्त बन गया। वो अस्मा का ताल्लुक़ क्लास के साथ जुड़ गया कि भी अस्मा और क्लास दो लफ्ज़ हैं अलग अलग, उनका आपस में क्या ताल्लुक़ है, ठीक है। द बुक्स आर लाइंग ऑन द टेबल, द बुक्स, और उसके बाद टेबल, अगर हम कहते हैं दो लफ्ज़ लेकिन आपस के हमें नहीं पता कि बुक्स और टेबल तो दो अलग अलग लफ्ज़ हैं। जब बुक्स आर लाइंग ऑन द टेबल, तो जो ऑन है वो ताल्लुक़ जो है वो एक नाउन या प्रोनाउन का जो है वो दूसरी चीज़ के साथ, दूसरे लफ्ज़ के साथ का ताल्लुक़ जुड़ा हुआ बताता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल शी इज़ इन द रूम, इन शोज़ द कनेक्शन बिटवीन शी एंड रूम, कि वो कमरे में है। Put our books on the table, on shows the connection between books and table, ठीक है। अब prepositions के यूज़ के लिए बच्चों कुछ रूल्स हैं जो बड़े वाज़े हैं, वो आप ज़रा ध्यान से सुन लीजिए। कुछ होती हैं शॉर्ट prepositions जिनको आप उर्दू में कहते हैं मुख्तसर हरूफ रब्त, ठीक है। शॉर्ट prepositions क्या होती हैं? इन, एट, टू, ऑफ, एक्सेट्रा। इस तरह से इतनी मुख्तसर जो होती हैं वो शॉर्ट प्रपोजिशंस कहलाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दे वर स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप, ठीक है, इसमें जो है वो शॉर्ट प्रपोजिशन एट इस्तेमाल हुई है। फिर होता है बच्चों डबल प्रपोजिशंस, दोहरे हरूफ रब्त। अब दोहरे हरूफ रब्त क्या होते हैं? इनटू, कॉमा, विदाउट, कॉमा, विद इन, एंड मैनी और, सो मोर, ठीक है, एक्सेट्रा। आई कैन नॉट गो इन टू दैट रूम, ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या हो गई? इन टू दैट रूम, आई कैन नॉट गो इन टू दैट रूम। इन टू इज़ द डबल प्रपोजिशंस, ठीक है जी। देन वर्ब्स एंडिंग इन ing ऑफन यूज्ड एज प्रपोजिशंस
ठीक है। ऐसे वर्ब्स जो ING के ऊपर ख़त्म होते हैं, इसको आप लोग आम तौर पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, वो भी बाज़ औक़ात जो है वो प्रेपोजिशंस के तौर पर यूज़ होते हैं जुमले के अंदर, जैसे ड्यूरिंग, कंसिडरिंग एक्सेट्रा। शी स्टेड हेयर ड्यूरिंग 2008, ठीक है। अब हम ये कहेंगे शी स्टेड हेयर और उसके बाद हम लिख देंगे 2008। अब हमें नहीं पता 2008 का शी स्टेड हेयर से क्या ताल्लुक़ है, लेकिन ड्यूरिंग जो यूज़ हुआ हर्फ रब के तौर पर, प्रेपोजिशन के तौर पर, उसने हमें इन दो हिस्सों का जो है वो आपस में ताल्लुक़ जुड़वा दिया, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब कुछ होते हैं कंपाउंड प्रेपोजिशंस। कंपाउंड प्रेपोजिशंस को आप उर्दू में कहते हैं मुरक्कब हरूफ़े रब्त, ठीक है, जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल अमिस्ट हो गया, AMIDST, अच्छा फिर मिड्स हो गया, फिर अमंग हो गया, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल हो सकती है ही वॉज स्टैंडिंग अमिस्ट सोल्जर्स, अमिस्ट के दरमियान, यानी वो सिपाहियों के दरमियान खड़ा हुआ था, ठीक है। तो ये कंपाउंड प्रेपोजिशंस हो गए। अच्छा जी, फिर आपका जो है लास्ट नंबर 5 जो है बच्चों, फ्रेजल प्रेपोजिशंस, ठीक है। इसको आप उर्दू में कहते हैं हर्फ रब्ती जुज़्व जुमला। जुज़्व जुमला जुमले का हिस्सा, ठीक है। इसकी क्या मिसालें हैं इसकी हैं जी, इन स्पाइट ऑफ, अकॉर्डिंग टू, ठीक है। ये भी आपके हरूफ रब्त में आ जाता है, फ्रेजल प्रेपोजिशंस कहलाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ही फेल्ड इन स्पाइट ऑफ लॉन्ग प्रेपरेशन, ठीक है, कि वो फेल हो गया। लॉन्ग प्रेपरेशन दो अलग अलग लफ्ज़ थे ये, लेकिन इनको जोड़ा किसने, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, यानी बहुत ज़्यादा मेहनत के बावजूद वो फेल हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये आपकी फ्रेजल प्रेपोजिशन। अब आपने इनको अच्छी तरह जहन में रखना है कि ये 5 इक़साम हैं मेनली जो यूज़ होती हैं: शॉर्ट प्रेपोजिशंस, डबल प्रेपोजिशंस, वर्ब्स एंडिंग इन ING एज प्रेपोजिशंस, कंपाउंड प्रेपोजिशंस और फ्रेजल प्रेपोजिशंस, ठीक है। तो ये अब आपने जो है वो अच्छी तरह याद कर लीजिए। फिर मैं इंशाल्लाह आपको आने वाले लेक्चर्स में थोड़ा थोड़ा इसको भी साथ साथ जो है वो पढ़ाती रहूँगी। इसी दौरान में बच्चों आपकी ग्रामर की जो भी बुक्स आपके पास हैं उसमें आपको प्रैक्टिस के लिए जो है ये प्रेपोजिशंस आप देखिएगा, आपको पीछे से जो फहरिस्त बनी हुई होती है उसमें से आपको ये सारा पता लग जाएगा कि इस पेज पे कहाँ आप इसकी साथ साथ जो है वो तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है आपके लिए। इसको अच्छी तरह पढ़िएगा, समझिएगा। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।